हेलो ज्योग्राफर्स। आगे पेपर फाड़ के नहीं आना था, करके आना था। बहुत आसान पेपर रहा होगा, आशा करता हूं कि चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर का सॉल्यूशन के। पहला क्वेश्चन है अपना, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन था। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, निश्चयवाद नव निश्चयवाद, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं। निश्चयवाद की संकल्पना है वो रेड जेल ने दी थी। और रेड जेल कहाँ के विद्वान थे भैया? जर्मन के विद्वान थे। और नव निश्चयवाद की विषय विचारधारा थी ना, वो दी थी ग्रिफिथ टेलर। तो अब आपका आंसर कौन सा सही होगा? सही आंसर है रेड जेल, जबकि टेलर नहीं। जो जो टेलर करके आया वो गलत है। कौन कौन करके आया बताओ, कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन, प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। आगे देखो, नहीं वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना। नहीं है तो देखो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। ये प्रतिकर्षक कारक है, प्रतिकूल जलवायु है, बेरोजगारी है, महामारियां हो गई। लेकिन ये है जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है, जबकि कैसा कारक है? अपकर्षक कारक है। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन। स ऑप्शन कौन कौन करके आया? आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास स्कोर का अधिकतम स्कोर स्कोर क्या है? अधिकतम, अधिकतम कहां है? एक। और एक ऑप्शन कौन से में लिखा हुआ है? एक स ऑप्शन में। तो ये आपका सही होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मानव विकास से रिपोर्ट का प्रतिवेदन कौन करता है? अच्छे क्वेश्चन, ऑप्शन ऐसे दिए थे ना आपको कंफ्यूज करने वाले। देखो सीधा नहीं पढ़ते कोई बच्चे, सीधे अ लगा देते यूएन, लेकिन ये गलत है। यूएन यूएनईपी नहीं है, जबकि क्या है? यूएनडीपी। ये देख लो यूएनडीपी। और यूएनडीपी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ब ऑप्शन में। तो आपको पेपर में जल्दबाजी नहीं करते हुए सही ऑप्शन पढ़ना था। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कॉलखाउज। ये हो गया इसका सही आंसर। छठा, कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है? सरल क्वेश्चन है। ये एक नमक उद्योग है जो खनिज आधारित है, बाकी सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग है। तो स ऑप्शन सही हो गया। आगे अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो देखो तृतीयक में कौन सा नहीं है? वस्त्र निर्माण तृतीयक में है, कृषि प्राथमिक में है, नहीं वस्त्र निर्माण द्वितीयक में है, कृषि प्राथमिक में है, परिवहन तृतीयक में है। हो कौन सा तृतीय क्रियाकलाप का सेक्टर है? ऐसे है पूछा हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। स ऑप्शन होगा क्या? परिवहन है वो तृतीय क्रियाकलाप का सेक्टर होगा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आंसर है वो सही है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वरत झील क्षेत्र, मान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक कहां है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और स ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। तेल पतन का उदाहरण नहीं है। देखो ये नई वाले क्वेश्चन है, वाले नई वाले में आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे। का उदाहरण नहीं है। मराकई वो तेल का पतन का उदाहरण है, आबादान भी तेल पतन का उदाहरण है, त्रिपोली भी है, लेकिन कोचीन पतन अपने केरल में स्थित है और तेल पतन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द। इस प्रकार अपन ने 10 क्वेश्चन के आंसर कर लिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक जो आंसर किए वो लेके आता हूं। सारे प्रश्नों के, बड़े वाले प्रश्नों के भी आंसर के साथ में सम्मिलित है। तो आप मेरे को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व परिवहन की प्रमुख विधा कौन सी है? विश्व परिवहन की प्रमुख विधा है वो स्थल परिवहन भी है, जल परिवहन भी है, पाइपलाइन परिवहन भी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें से ऐसे कौन से बंदे थे जो जल परिवहन करके आए थे? कमेंट में बताओ। कमेंट आपके लिए खुला है, आप इसके अंदर कुछ भी लिखो। आपके पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ या फिर ठीक नहीं हुआ, ये भी कमेंट में बताओ। और ये सबसे जरूरी बात, इससे पहले मैंने 4 मैराथन क्लास की जो क्लास थी उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन हुबहू मिले। नहीं मिले तो मैं अभी एक शॉर्ट लेके आऊंगा, उस शॉर्ट्स में प्रूफ सहित बताऊंगा। तो 2 घंटे की क्लास थी, 2 घंटों में से सारे के सारे आंसर आपको क्वेश्चन है वो सेम टू सेम हुबहू मिले थे। देख लेना आप इसको। अगले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व तो कितना है? पेपर बनाने वाला बहुत 282 लिखा और इधर 382 लिखा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। आगे रिक्त स्थानों वाला, आगे रिक्त स्थान है, सरल सरल ही थी, ज्यादा कुछ खास नहीं था। रिक्त स्थान है, महामारी विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता? तो महामारी अध्ययन किसमें किया जाता है बताओ, कमेंट करो आप। चिकित्सा भूगोल में। किसमें अध्ययन किया है महामारी का? महामारी का अध्ययन किया जाता है चिकित्सा में किया जाता है। फिर उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं। देखो
ये कंफ्यूज करेगा। ये बोर्ड में भी आता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्प्रवासी। उत्प्रवासी। लेकिन जिस स्थान पर जाते हैं उनके लिए क्या होगा? अप्रवासी। तो यहाँ अप्रवासी कौन कौन लिखे आए? वो अप्रवासी लिखा है जिसने, वो गलत है। यहाँ सही आंसर क्या होगा? उत्प्रवासी। फिर मालथस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि दुनिया की लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी और फिर अपने आप बढ़ जाएगी। ये कहा था किसने? मालथस ने। ये राम मालथस, मालथस ने कहा था ये। 2011 में देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे भाई? 164। 164 देश थे वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% पाया जाता है। 2.4% भाग है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, 2.4% भूभाग पर पाया जाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा पूछा है? न्यूनतम। तो क्या लिखा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ऑफलाइन वालों को तो मैंने मानचित्र कहा था, 15 स्थान बताए थे। 15 स्थान में से सेम सेम हूब टूब सारे क्वेश्चन आए थे। लेकिन ऑफलाइन जो ऑनलाइन वाले उनके लिए लेके नहीं आ पाया समय अभाव में। कोई बात नहीं, आगे आपको वार्षिक परीक्षा में जरूर लेके आऊंगा। फिर है भरमौर जनजातीय क्षेत्र। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किसका है? कहाँ का, कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये लिखना था आपको, हिमाचल प्रदेश। ये इस प्रकार से सारे ऑप्शन जो अपन ने रिक्त स्थाने भी पढ़ लिए। और आपने तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, पहले भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे लिए। इतना आप मेरे लिए करो, आगे मैं आपकी मैराथन क्लास लेके आऊंगा वार्षिक परीक्षा में भी। और ये गारंटी रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आधा नंबर का हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, उससे तो बाहर कुछ ही नहीं हो सकता है, ये गारंटी। आगे अति लघुत्मक क्वेश्चन। अति लघुत्मक क्वेश्चन है ये, मैं है ना मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको टेस्ट में देता हूं हमेशा से ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस बार हमेशा भी आया, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। ये लगभग घिसा पिटा क्वेश्चन है। इसमें आपने जो भी लिखा वो सही होगा। मैं अब मेरे हिसाब से बता देता हूँ। एक तो कृषि भूगोल, और फिर उसके बाद में दूसरा आपने यदि लिखा होगा संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, जो भी आपने लिखा वो सही होगा। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखने थे। फिर उसके बाद में कुंड और टांका क्या है? कुंड और टांका राजस्थान में जल संग्रहण करने की एक भूमिगत टैंक प्रक्रिया है। यह भूमिगत ढांचा है जो जल का संग्रहण किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कुंड एवं टांका। फिर मिश्रित कृषि। अपने मिश्रित कृषि में ऐसा कौन कौन लिख के आया था जिसके अंदर सारे फसलें एक साथ में बो देते हैं, वो मिश्रित कृषि होती है? ऐसा नहीं है। मिश्रित कृषि में क्या है? मिश्रित कृषि में फसल भी बोई जाती है और फसल के साथ साथ में क्या किया जाता है? पशुपालन। उसको क्या बोलेंगे अपन? मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि के अंदर खेती भी की जाती है और साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं अपन? मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर है गेट का पूरा नाम, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस प्रकार से इसका था, जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ, नहीं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये आप लिख सकते थे। फिर है वर्दी और विकास में अंतर। ये भी क्वेश्चन, ये जो कुंड वाला भी क्वेश्चन में टेस्ट में दिया था, ये मिश्रित कृषि वाला भी टेस्ट में, ये भी टेस्ट में, ये भी टेस्ट में, सारे क्वेश्चन ये तो टेस्ट नंबर से क्वेश्चन आए हैं। वर्दी और विकास में अंतर। वर्दी क्या है? वर्दी मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी मतलब केवल गुणात्मक होता है। फिर वर्दी है, उसको अपन माप सकते हैं, मात्रात्मक में माप सकते हैं, और या फिर उसको अनुभव कर देख सकते हैं। तो विकास को माप भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा इस प्रकार से लिखना था, वर्दी और विकास में अंतर का। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वर्दी है जो परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक भी हो सकता है। और वर्दी है वो केवल धनात्मक हो सकती है, जबकि विकास है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस प्रकार से आप लिखने थे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन। शानदार क्वेश्चन है। सारे बड़े क्वेश्चनों के भी आंसर में लेके आया हूं। आप मेरे को है ना सब्सक्राइब कर देना जरूर।
आगे चलते हैं अपन इन क्वेश्चनों के ऊपर, स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर। ये रहा 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन है, 2015 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की एक योजना है जिसमें शहरों में अधिक सुविधाजनक, स्वच्छ एवं सुरक्षित तकनीकी संभव टिकाऊ बनाना है। और इसमें स्मार्ट टैरिफ, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, बेहतर परिवहन और हरित क्षेत्र विकास विकसित किए गए। और ऐसी सिटियों को विकास किया गया जो लाइट हाउस का काम करे और दूसरे शहर उनको देख करके आगे बढ़े। ऐसी जो योजना चलाई गई है उसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। लैंगून और बैक वाटर क्या है? क्वेश्चन बताया हुआ खूब सारा, मतलब बैक वाटर या आपकी जगह यहां लिखा हुआ होगा पच्चे जल। तो लैंगून और पच्चे जल किसको कहते हैं? तो सागर का अवक संक्रारित इस प्रकार से है। भारत के जो तटवर्ती भाग है इसमें समुद्र का पानी ज्वार भाटा आने के समय अंदर तो आ जाता है लेकिन वापस बाहर जाते समय वापस नहीं जा पाता है। अंदर तो आ जाता है लेकिन वापस नहीं जाता और यहां बना देता है एक झील, और उस झील को बोला जाता है लैंगून और बैकवाटर। सागर मतलब समुद्र के रेत और टापू तटबंध द्वारा अलग की गई एक उतली समुद्री झीलें होती है। समुद्र के किनारे या फिर समानांतर बनने वाले जल मार्ग जिनका समुद्र के संकीर्ण संपर्क होता है, जैसे केरल का बैकवाटर हो गया। विवेकानंद अपन ने एक पढ़ी थी, विवेकानंद जिसके अंदर एक नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि दौड़ होती है उसको। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है जो भारत की आधुनिक योजना है। इसके अंदर उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना है। एक्सप्रेस निर्माण किया गया है, 4 से 6 लेन की योजनाएं बनाई गई है, सड़कें और पुल भी शामिल, भारतमाला की योजना। इस प्रकार की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना चलाई जाती है। इसमें यह लिखना था। नमामि गंगे कार्यक्रम 11वीं में भी पढ़ा आपने और अभी 12th में भी पढ़ रहे हो। 2014 में आरंभ की गई केंद्र सरकार की योजना है जिसका लक्ष्य क्या है? गंगा नदी को सफाई करनी है, प्रदूषण का नियंत्रण करना, घाटों का विकास करना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी के किनारे वृक्षारोपण करना और गंगा ग्राम विकसित करना। सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक थी, लिखना मैं भूल गया, गंगा ग्राम। गंगा ग्राम विकसित किए गए कौन सी योजना के तहत? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। आगे जनानांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनानांकीय संक्रमण सिद्धांत है। इसमें आपकी किताब में 3 चरण लिए हुए हैं। एक इस प्रकार से एक डायग्राम दिया होता, ये क्या करता है? किसी देश की भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने का काम कौन करेगा? जनानांकीय संक्रमण सिद्धांत है। और इसके अंदर जो प्रथम अवस्था थी इस प्रकार से 3 बनाई हुई थी। प्रथम अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर एंड उच्च मृत्यु दर रहती है। फिर उसके बाद में जो जन्म दर तो उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। इस प्रकार से फिर जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। यहाँ जन्म दर भी उच्च रहेगी, मृत्यु दर भी उच्च रहेगी। फिर उसके बाद में वाले में जन्म दर तो उच्च बनी रहेगी, मृत्यु दर कम होने लग जाएगी और अंतिम अवस्था में क्या हो जाता है? जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। इस प्रकार से एक सिद्धांत है, उसका नाम क्या है? जनानांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो आपको इसकी तीनों अवस्थाओं की व्याख्या करनी थी। फिर है बाह्य स्रोतन, गढ़ लिखा हुआ है मैंने, आउटसोर्सिंग इसको बोलते हैं, ऐसे लिखना था इसको। हाँ, क्या क्वेश्चन था? बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन। इसमें क्या होता है बताएं? इसके अंदर कोई भी कंपनी है किसी भी सेवा को करने के लिए किसी दूसरे देश को सौंप देती है या किसी को ठेके पर दे देती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लागत को कम करना और अधिक दक्षता प्राप्त करना, उसको बोला जाता है बाह्य स्रोतन। ये देखो, ये व्यवस्था जिसमें कंपनी अपनी कुछ सेवाओं को, कार्यों के लिए अन्य कंपनियां या देशों को सौंप देती है जिससे लागत कम और दक्षता अधिक होती है। इस प्रकार के उदाहरण अपन जैसे कॉल सेंटर, भारत के अंदर जो कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं वो सारे के सारे बाह्य स्रोतन के उदाहरण है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार इसमें मैं आपको बता देता हूं। आपकी किताब के अनुसार आपने यदि आयात और निर्यात लिखा है, कोई हो सकता है सही कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी किताब के अनुसार बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो द्विपक्षीय व्यापार और एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय 2 देशों के मध्य, बहुपक्षीय खूब सारे देशों के मध्य, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार किया जाता है, उसको बोला जाता है बहुपक्षीय व्यापार। ठीक है, और व्यापार संतुलन के हिसाब से देखा जाए तो एक तो धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक व्यापार संतुलन, लेकिन वो आंसर नहीं था, आंसर था बहुपक्षीय और द्विपक्षीय। फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय जिसके अंदर स्वेज नहर, ये फिर से इन्होंने लिख दिया स्वेज नहर।
स्वेज नहर। ऑफलाइन वालों को ऐसा कभी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने उनको कहा नहीं, एक तो स्वेज नहर पढ़ लो और एक पनामा नहर पढ़ लो, एक भारतीय कृषि की समस्याएं पढ़ लो। ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा हमेशा ही बोलता रहता हूँ। फिर स्वेज नहर की, इसका निर्माण हुआ था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इसका पूरी व्याख्या करनी थी, शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना था आपको। ये एक मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिसका निर्माण 1869 में, लगभग इसकी लंबाई 193 किलोमीटर। और इसके महत्व क्या है, ये यूरोप और एशिया के बीच जहाजों की दूरी को बहुत कम हो गई है। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जल मार्ग है। विश्व के लगभग 10 से 12% जहाज है वो यहाँ से गुजरते हैं। मैंने इतना शॉर्ट में लिख दिया, आपको इसको पूरा लिखना था। इंजीनियर कितने हैं, कौन कौन से पतन हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, वो सारे लिखने थे आप। फिर पनामा नहर का, पनामा नहर में भी अमेरिका देश के पास में पनामा जो देश है उस देश में स्थित है एक कृत्रिम नहर है जो अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका उद्घाटन हुआ था 1914 में और इसकी लंबाई है लगभग 82 किलोमीटर। इसका जो, इसमें भी ये लिखना थी, ये कृत्रिम नहर है लेकिन इसमें लॉक्स प्रणाली पाई जाती है, 3 लॉक्स है इसके अंदर, और भी इसके अंदर बंदरगाहों के नाम, ये सारे लिखने थे आपको। इसके महत्व क्या है, अमेरिका के पूर्वी या पश्चिमी तटों को समुद्री दूरी को कई हजार किलोमीटर को कम कर दिया है। ये विश्व व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। फिर उसके बाद में जल क्रांति अभियान 2015, जल क्रांति अभियान है वो 2015। इसके अंदर क्या है, गंगा ग्राम तो छोड़ो, इसमें जल ग्राम विकसित किए गए थे और जहां जहां जल की कमी है उसमें जल ग्राम विकसित किए गए थे। 5 जून 2015 को चलाई गई थी ये योजना, जल क्रांति अभियान 5 जून 2015 को चलाई गई थी ये योजना। इसके अंदर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल संरक्षण का एक कार्यक्रम है। इसके अंदर जल का संचयन करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, गांवों में जल की सुरक्षा करना, सूखे क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, इस प्रकार से। और इसमें 674 जिलों को जो गंगा ग्राम है, 674 जिलों में प्रत्येक जिले में 2 गंगा जल ग्राम विकसित किए गए थे। सॉरी, मेरे को बार बार गंगा ग्राम बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में अगला है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, जनता में जागरूक लाना, ये उसका ही था। ये अभियान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन था, भारत के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन कौन से है। तो मुख्य खनिज क्षेत्र एक तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की पेटी थी, और दूसरा उसके अंदर अपने अरावली, जिसको पूर्वी नहीं पश्चिमी पेटी कहा गया, और एक दक्षिणी पश्चिमी था। इस प्रकार से 3 पेटियां थी। मैंने इसमें आंसर में थोड़ा गलत लिख दिया, इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक की है या फिर इन्होंने गलत लिखा है, जो भी किया, अपनी किताब में 3 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी लिखनी थी। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, तो इसका विकास है वो 2 चरणों में किया गया, और इसका कुल लक्ष्य रखा गया था वो 19 पॉइंट, कमांड क्षेत्र की पूछ रहे हैं अपन, तो इनको 19.63 लाख हेक्टर जो क्षेत्र है इसमें सिंचाई का उद्देश्य रखा गया। और इसकी कुल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 600, अपने राजस्थान में 445 और राजस्थान से बाहर इसके 204 किलोमीटर, इस प्रकार से इसकी थी। ये राजस्थान के, पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होती है, और इसमें बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसमें खेती, पशुपालन, बसावट में भारी सुधार हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है, और इनके दोनों कमांड क्षेत्रों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर टिप्पणी लिखनी थी। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसके अंदर ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, वर्ल्ड ट्रंक मार्ग भी इसको कहा जाता है, और ये समुद्र का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग है, व्यस्तम। और इसके प्रमुख बंदरगाह है जो न्यूयॉर्क है, अमेरिका में स्थित है, लिवरपूल है जो ब्रिटेन में है, एम्स्टर्डम है, बॉस्टन है। यहाँ से अनाज, मशीनें, वाहन, रसायन, औद्योगिक परिवहनों का व्यापार अधिक होता है। ये पूरा वर्ष नौवहन संभव रहता है। ये विश्व की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक दोनों तरफ क्या, कैसे देश विकसित है, कैसे देश है इसमें विकसित देश पाए जाते, इसलिए ये जो जलमार्ग है बहुत अधिक महत्व वाला जलमार्ग है। भारतीय कृषि की समस्याएं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको कहा नहीं कि भारतीय कृषि की समस्याएं आपको पढ़नी है। इसके मैंने तो हेडिंग लिखी, आपको इसको बड़े लिखने थे। भूमि का विखंडन, यानी छोटे छोटे जोते पाए जाती है, भारत के अंदर विखंडित जोत पाए जाते हैं। मानसून पर निर्भर, भारत की अधिकतर कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर रहती है, और मानसून कभी अधिक आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, इस वजह से। और अत्यधिक जो आधुनिक तकनीकी है उसका अभाव पाया जाता है, कम उत्पादकता पाई जाती है।
उर्वरता है, सिंचाई की कमी है, और फिर उसके बाद में ग्रामीण ऋण समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण ऋण समस्या, बाजार एवं भंडारण की सुविधाओं का अभाव, ये समस्या जो कृषि विकास में जो इसको सीमित कर देती है। इस प्रकार से इसका आंसर था। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पहला प्रकार है जिसको वायु प्रदूषण बोलते हैं, जिसमें वाहनों, उद्योगों और धुएं से होता है। फिर उसके बाद में दूसरा था जल प्रदूषण। जल प्रदूषण है वो सीवरेज से, औद्योगिक अपशिष्ट से, रासायनिक कचरे से होता है। मृदा प्रदूषण है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों से होता है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों, मशीनों और लाउड स्पीकरों से, जो भी ऐसी ध्वनि जिससे मानव के लिए हानिकारक हो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा गया है। इसमें मानव का स्वास्थ्य, कृषि या पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता बताइए। बड़े पैमानों के उद्योगों कि इसके अंदर विशाल पूंजी निवेश करना पड़ता है, और स्वचालन है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। इसके अंदर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और मानवीकृत उत्पाद होते हैं। आधुनिक तकनीकी के शोध के द्वारा कार्य किया जाता है। और इस प्रकार से आप इसके आंसर लिखने थे। ये उद्योग अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास के इंजन है। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बताने थे। 12 बंदरगाह है भारत के अंदर, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख बंदरगाह, जिसमें से मैंने बात 6 लिखे होंगे शायद। पहला लिखा हुआ है मुंबई बंदरगाह, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया है, भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर उसके बाद में कांडला बंदरगाह, जो पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद में बनाया गया है, और फिर मुंबई के भार को कम करता है। इस प्रकार से कोलकाता हल्दिया बंदर, ये एक नदीय बंदरगाह है, और ये भी पाकिस्तान अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है, भारत का बड़ा बंदरगाह है। इस प्रकार से आपको चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, फिर कोची, इस प्रकार से आप इनको व्याख्या करनी थी। फिर आगे लिखा हुआ है विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। पर्थ है, फिर मास्को है, केपटाउन है, और कोलंबो। तो इसको इस प्रकार से मैं आप मानचित्र बना देता हूं थोड़ा बहुत। उत्तरी अमेरिका, और फिर ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इधर भारत, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ होगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है वो पर्थ है, और यहाँ रूस के अंदर यह है मास्को, और फिर उसके बाद में और क्या लिखा हुआ है, कैपटाउन। अफ्रीका के इधर यहाँ है कैपटाउन। फिर उसके बाद में और क्या लिखा हुआ है, कोलंबो। ये भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका के इस वाले तट पे है कोलंबो। इस प्रकार से ये चारों आंसर हो गए, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। अगला भारत का मानचित्र था। भारत का मानचित्र तो सरल ही आया था, वैसे मानचित्र सारे सरल थे। न्यू दिल्ली दर्शाना था, मुंबई दर्शाना था, जयपुर और चेन्नई, ये सरल मानचित्र था। इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं आपका अच्छा गया होगा पेपर। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे आने वाले जो पेपर है उनके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन लेके आऊंगा सबसे पहले। और उसके अलावा जो ज्योग्राफी की मैराथन क्लासें आएगी, उन क्लासों से आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है 100% आने वाले क्वेश्चन है। आपको यदि विश्वास नहीं होता, अर्धवार्षिक का पेपर देख लो, और मेरी वाली जो मैराथन क्लास है उसको देख लेना। मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा एक ऐसा, जिसमें आपको वैसे भी पता चल जाएगा। धन्यवाद।